हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। आज की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो है आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। जनरली आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम ओएमसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे फादर ऑफ आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो एडवर्ड फ्रैंक लैंड हैं। जनरली आर्गेनोकेमिस्ट्री का जो ये मेरा लेक्चर है ये CSIR नेट गेट IIT जैम और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके लिए बुक जानना चाहते हैं तो आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए जो बुक है वो एक तो अजय कुमार की बुक है और दूसरा किसकी बुक है, BD गुप्ता की बुक है। BD गुप्ता EL एलियाज। तो आर्गेनोकेमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट बुक है वो आप अजय कुमार को की आर्गेनोमेटेलिक्स ले सकते हैं अथवा BD गुप्ता की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा PDF के रूप में आप क्रैबट्री भी आर्गेनोमेटेलिक्स के लिए ले सकते हैं। तो ये सब हो गई बेस्ट बुक ऑफ आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, कैसे आप किसी भी कंपाउंड्स को, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आर्गेनोमेटेलिक क्यों कह रहे हैं। आर्गेनोमेटेलिक्स मीन्स एक आर्गेनिक आपका कोई भी कंपाउंड होगा और एक मेटल होगा, यानी कार्बन हो गया, कोई भी मेटल हो गया, उसके साथ आर्गेनोमेटेलिक। आर्गेनोमेटेलिक की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी आर्गेनोमेटेलिक देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड। कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड आर्गेनोमेटेलिक तभी कहलाएगा जब उसके पास एक कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा। बट सम टाइम दिस डेफिनेशन इज नॉट रिजिड। लेकिन आपको कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ये डेफिनेशन पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेगी। कुछ ऐसे भी मान लीजिए उसमें मिलेंगे जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड तो होगा लेकिन वो क्या होगा, आर्गेनोमेटेलिक नहीं होगा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं होगा, फिर भी क्या होगा, वो आर्गेनोमेटेलिक होगा। तो जो भी डेफिनेशन मैंने दिया है कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, ये डेफिनेशन हर टाइम फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजेंट, जो कि आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, RMgX। R CH3 लिख सकते हैं, MgBr। CH3 क्या हो गया, कार्बन, और मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड। यानी जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX है क्या है, एक प्रकार का आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरा है आपका गिलमन रीजेंट। गिलमन रीजेंट का फार्मूला होता है R2CuLi, इसको CH3 2Cul। यहाँ पे आपको क्या है, कार्बन है, एक मेटल्स मिल रहा है, ट्रांजिशन मेटल कॉपर। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। जो भी आपका गिलमन रीजेंट है इसको ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेटल लगा है कॉपर, वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है। अब आगे हम देखते हैं एक्सेप्शनल केस में हमारा क्या है, NaCN। NaCN आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, Na और Cn, यानी मेटल और कार्बन का क्या है, बॉन्ड तो मिल रहा है, लेकिन ये आर्गेनोमेटेलिक नहीं है। यानी इस केस में आपका क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया, और जो भी डेफिनेशन आपने दिया था आर्गेनोमेटेलिक का वो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात आती है फर्स्ट आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें से फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल का आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है जैसे सॉल्ट। जैसे सॉल्ट का जो फार्मूला होता है K, पोटेशियम हो गया, PtCl3C2H4। अगर आप यहाँ से पोटेशियम हटा देते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आता है वो क्या हो जाता है, माइनस चार्ज। तब क्या मिलता है आपको, PtCl3C2H4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज आ गया है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होगा, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। तो ये हो गया आपका जैसे सॉल्ट, आपका फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब बात आती है मेन ग्रुप एलिमेंट्स में। फर्स्ट मेन ग्रुप कंपाउंड ऑफ आर्गेनोमेटेलिक।
आर्गेनोमेटेलिक में जो फर्स्ट मेन ग्रुप कंपाउंड है उसका नाम क्या है? कैकोडिल ऑक्साइड। नाम तो आपको अजीब लग रहा होगा कैकोडिल ऑक्साइड, लेकिन मेन ग्रुप में जो फर्स्ट आर्गेनोमेटेलिक है वो यही है कैकोडिल। इसमें आर्सेनिक, ऑक्सीजन, आर्सेनिक दोनों, उसके दोनों आर्सेनिक के पास 2 CH3, इधर वाले आर्सेनिक के पास 2 CH3। आर्सेनिक किस में आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यानी नाइट्रोजन फैमिली में 15 ग्रुप में आता है। तो ये भी क्या हो गया? मेन ग्रुप एलिमेंट का फर्स्ट कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आता है हिपेटिसिटी। हिपेटिसिटी क्या होता है? हिपेसिटी होता है जो लिगेंड होती है इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। जनरली डिफिनेशन क्या होती है हिपेसिटी की? वो होती है हिपेसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड डायरेक्टली अटैच विथ ए मेटल। जो कोई भी आपका मेटल है उस मेटल से जितने नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच है वही उसकी क्या होगी? हिपेसिटी होगी। हिपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर ईटा से। जनरली यम मेटल हो गया, ईटा यक्स के पावर यक्स, यानी जितना उसमें अटैच होंगे एटम्स। यल क्या हो गया? लिगेंड हो गया। एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच विथ ए मेटल। यल क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड हुइच एक्स नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विद द मेटल्स। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के और उसकी हिपेसिटी के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है कोई भी मेटल्स है, यहाँ पे कार्बन होगा और मेटल्स होगा। ये मेटल्स जो भी है वो एक ही कार्बन एटम से क्या है? डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए इसकी हिपेसिटी क्या होगी? ईटा 1 होगी, 1 होगी इसकी हिपेसिटी। दूसरा आप क्या है? मेटल यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है, इस W बॉन्ड से अटैच है, यानी यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। 1 2 3 जो भी मेटल्स है वो 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसकी हिपेसिटी क्या होगी? ईटा 3 होगी। दूसरा आ गया मेटल्स, एक कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, हिपेसिटी ईटा 3 होगी। यहाँ पे देख रहे हैं जो मेटल्स है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन से अटैच है तो इसकी हिपेसिटी ईटा 2 होगी। यहाँ पे देख रहे हैं जो मेटल्स है सिर्फ इसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसकी हिपेसिटी ईटा 1 होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जो मेटल है वो डायरेक्ट इसी कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसकी हिपेसिटी क्या होगी? ईटा 1 है। हिपेसिटी आप इस तरीके से बताएंगे कि जो भी आपका मेटल है वो मेटल डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है। अगर एक एटम से अटैच है तो उसकी हिपेसिटी 1 होगी, अगर 2 एटम से अटैच है उसकी हिपेसिटी 2 होगी, अगर 3 एटम से अटैच है तो उसकी हिपेसिटी क्या होगी? 3 होगी। नेक्स्ट आते हैं फार्मल चार्ज ऑफ ए लिगेंड्स, यानी जो लिगेंड है उसका फार्मल चार्ज आप कैसे निकालते हैं, अथवा फार्मल चार्ज निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनरली अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जांपल MCH3 दिया हुआ है कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको पूछा जा रहा है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको फार्मल चार्ज की भी रिक्वायर्ड होगी। जो फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए फार्मूला होता है वो होता है C=M+L। सी क्या होता है? चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है, अगर इस पर कोई प्लस माइनस कुछ भी चार्ज होगा उसको सी की जगह पे लिखेंगे। यम क्या है? इज द मेटल टू होम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। यम क्या है? जो भी आपने मेटल लिया है जिसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं। यल क्या है? फार्मल चार्ज ऑफ लिगेंड है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि अगर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो उसके लिए हमें मस्ट है कि फार्मल चार्ज पता होना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का FeCO5। इसमें देख रहे हैं जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस पर चार्ज कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, यानी 0 चार्ज है। Fe यानी जिस मेटल का आप निकाल रहे हैं उसको यक्स मान लेना है। लिगेंड CO क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, इसका फार्मल चार्ज 0 होता है, 0 लिखेंगे तो जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका वो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी अगर इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करेंगे तो 0 आएगा। अब कोई भी मॉलिक्यूल से उसका फार्मल चार्ज निकालने के लिए जनरली आप देखते हैं कि जब भी एटम्स को आप ब्रेक कराते हैं
तो जिस भी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जाती रहती है बॉन्ड उसी की तरफ क्या होता है, ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स लिया गया है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखना होगा तो क्या होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो जो बॉन्ड होगा इधर से ब्रेक हो रहा है। अगर इधर से ब्रेक हो रहा है तो -1 चार्ज आ रहा है, अगर इधर से ब्रेक होगा तो कार्बन में -1 चार्ज आता है। तो यहाँ पे अगर फार्मल चार्ज देखा जाए तो -1 होगा। इस अकॉर्डिंग EmCH3 है। मेटल और कार्बन में जो कार्बन होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड इसी तरफ ब्रेक होगा, अगर इसी तरफ ब्रेक हो रहा है अथवा एक तरफ से ब्रेक हो रहा है तो -1 फार्मल चार्ज आएगा। मेटल कार्बन बॉन्ड में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो भी मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में उनकी अपेक्षा जो कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। अथवा जो भी एल्काइल ग्रुप हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप है अगर वो मेटल से अटैच है अथवा ऐसे जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका फार्मल चार्ज -1 होता है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कार्बन है, मेटल है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की तरफ से बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, अगर इधर से ब्रेक होगा इसके पास चार्ज आएगा -1, तो फार्मल चार्ज क्या हो जाएगा इसका, -1। इसका फार्मल चार्ज क्या होगा, -1 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इफ मेटल इज डायरेक्टली अटैच टू द लोन पेयर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो फार्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया में देख रहे हैं लोन पेयर है, यहाँ से मेटल डायरेक्टली अटैच है तो फार्मल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। PPH3 हो गया, फार्मल चार्ज लोन पेयर से डायरेक्ट अगर मेटल अटैच हो जाता है तो फार्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। H2O है, H2O में अगर आप देखेंगे डायरेक्टली अटैच है लोन पेयर से तो फार्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके अलावा जो भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ऑल दी न्यूट्रल लिगेंड हैव 0 फार्मल चार्ज। सभी के सभी न्यूट्रल लिगेंड्स जो भी आपको मिलेंगे वो सब 0 फार्मल चार्ज रखेंगे। नहीं तो आप इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अथवा आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करा के भी देख सकते हैं कि फार्मल चार्ज कितना आ रहा है। इस अकॉर्डिंग आपका हिपेसिटी और फार्मल चार्ज का लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।